वेरी गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। सुनील कुमार, गंगेश, सुमिता, ताराचंद वर्मा, पिंकी मीना, इंदु कुमारी, राम जोश, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आई होप कि सारे आप बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और रिफ्लेक्शन हमने कल क्लास में खत्म किया था, लेकिन लास्ट में कुछ थोड़ा कमेंट का इशू आ गया था, फिर वो आधे अधूरे मन से हमें क्लास छोड़नी पड़ी कल बीच में ना। हाँ भैया, मोहित कुशवाहा जी, आप मोतिहारी से हैं, है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप क्लास में उपस्थित हुए। ठीक है। शिवम, शेखर यादव, विकास कुमार, कशिश, योगेश। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। और कल मैंने जब आपको एक चीज बताई थी, हाँ सर ये बैच ग्रेड 3 के लिए बिल्कुल है भाई, ग्रेड 3 के लिए ही है स्पेशली। चले। अच्छा, अब देखो, जब मैं कल आपको बता रहा था तो मैंने एक लाइन आपको रिफ्रैक्शन बताई थी कि लाइट जब एक से दूसरे मीडियम में जाती है तो इस घटना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। लाइट का एक से दूसरे मीडियम में जाना। अब यहां से मामले को आपको समझना है। जब भी बेटा लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाएगी, हाँ आज थोड़ा कमेंट का कुछ इशू आ रहा है तो आप अपने कमेंट प्राइवेट कर लेना। ये थोड़ा सा कुछ है कमेंट का ना, कुछ वो बाय डिफॉल्ट आज पब्लिक हो रहे हैं कमेंट। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप इसमें कोशिश करना आज की क्लास में ना कमेंट कम से कम करना, क्योंकि ना फिर वो ज्यादा एक दूसरे को दिखते हैं कमेंट ना, तो फिर क्लास का फ्लो खराब होता है। तो कोशिश ये करेंगे कि जब क्वेश्चन पूछा जाए केवल तभी आंसर दें। फालतू कोई भी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये वो कुछ बिल्कुल कमेंट पे एकदम रोक लगा दो, है ना, कोई कमेंट ना करे। अब जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा तभी आना चाहिए। ठीक है। अब यहां देखना, ये जैसे जब भी बेटा हमारी लाइट जो है एक से दूसरे मीडियम में जाएगी, एक से दूसरे मीडियम में, तो किसी एक मीडियम को, कोई भी एक मीडियम को हम बोलेंगे। अब वो किसे बोलेंगे अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। किसी एक मीडियम को बोलेंगे हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, प्रकाशिक सघन माध्यम। ये हमारा है प्रकाशिक सघन माध्यम। एक है हमारा ऑप्टिकली रेरर मीडियम, प्रकाशिक विरल माध्यम। एक ऑप्टिकली रेरर, एक ऑप्टिकली डेंसर। अब यहां पर देखो, ऑप्टिकली रेरर और ऑप्टिकली डेंसर का मतलब क्या है। हालांकि जब मैं आगे क्लास में जिक्र करूंगा तो मैं फिर इतना बड़ा नहीं बोलूंगा बार बार कि ऑप्टिकली रेरर मीडियम, प्रकाशिक विरल माध्यम या प्रकाशिक सघन। आगे से मैं केवल क्लास में कहूंगा कि एक माध्यम सघन है और एक माध्यम विरल है, एक रेरर मीडियम है और एक डेंसर मीडियम। तो आगे से हम सघन और विरल ही कहेंगे, लेकिन पहली बार में हम पूरा नाम लिख रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि प्रकाशिक सघन और विरल माध्यम को गलत तरीके से समझ लेते हैं। वो इसे मास डेंसिटी से समझ लेते हैं कि भाई जिस वस्तु की डेंसिटी ज्यादा है ना, जैसे हमने पढ़ा था अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह में, कि जिस वस्तु की डेंसिटी ज्यादा होगी वो लिक्विड में, द्रव में डूब जाएगी। बेटा यहाँ पे मास डेंसिटी की बात नहीं हो रही है कि जो वस्तु भारी होगी वो डूब जाएगी। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम बिल्कुल उससे अलग चीज है, डूबने और तैरने वाली चीज से। प्रकाशिक सघन माध्यम का मतलब ये होता है कि वो माध्यम, जैसे लाइट दो मीडियम में चल रही है, तो जिस मीडियम में लाइट धीरे चलेगी, जहां पर लाइट स्लो हो जाएगी, उसे हम प्रकाशिक। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? सही में ऐसा है क्या? अरे इसी बच्चे को नहीं आ रही कि बाकी को भी नहीं आ रही है? और मैंने इसे कमेंट इसलिए देख लिया क्योंकि थोड़ा सा बैटरी लो है आज, और बैटरी भी मेरे पास चार्ज नहीं है। तो वॉइस क्लियर है कि एक बच्चे को समस्या आ रही है? हो सकता है कि उसके एंड से दिक्कत हो। एक बार बताना भाई, फिर एक दो बच्चे बताना, ये नहीं कि तुम कमेंट बॉक्स भर दो फिर कि वॉइस क्लियर है कि नहीं है। अगर मेरी बैटरी फुल चार्ज होती तो मैं शायद इस कमेंट को पढ़ता भी ना, लेकिन सही है ना? ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो यहां देखो, तो बेटा प्रकाशिक सघन और विरल को ध्यान से समझना। यहाँ पे डूबने तैरने वाला सिस्टम नहीं चलेगा कि भैया जिसकी डेंसिटी, जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो चीज डूब जाती है, जिसका घनत्व कम होता है वो तैर जाती है। वो एक्चुअल में मास डेंसिटी होती है, वो द्रव्यमान घनत्व होता है। यहाँ प्रकाशिक सघन माध्यम का, प्रकाशिक विरल माध्यम का मतलब समझेंगे कि जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही हो, जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो, तो जिस मीडियम में लाइट धीरे चलेगी, आप खुद सोचो, लाइट हवा से चल रही थी और पानी के अंदर पहुंच गई,
तो क्या लाइट जैसे हवा में भाग रही थी, क्या बिल्कुल वैसे ही पानी के अंदर भी चलेगी? नहीं चलेगी साहब। तो लाइट जिस मीडियम में धीरे चलती है, जहां पे लाइट की स्पीड कम हो जाती है, उसे हम कहते हैं डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम वो है जहां पे प्रकाश धीरे चलता है, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। जहां प्रकाश की चाल कम हो जाए, जहां पर प्रकाश की चाल कम हो जाए, वो हमारा सघन माध्यम कहलाता है। अच्छा, दूसरी चीज, और बेटा जहां पर प्रकाश तेज भागे, वो हमारा कहलाएगा विरल माध्यम, जहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो, प्रकाश की चाल जहां पे ज्यादा हो। अब यहां बड़े ध्यान से बात को समझेंगे। अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास में दो मीडियम है, दो मीडियम, एक मेरे पास में है, एक कोई मीडियम है ए, और एक मेरे पास में कोई मीडियम है बी। इस मीडियम ए में जो प्रकाश की चाल है वो मान लो कि x के बराबर है, और मीडियम बी में प्रकाश की चाल जो है वो 3/4x है। तो बताओ इन दोनों में से कौन सा मीडियम को आप सघन कहेंगे, किसे कहेंगे विरल? दो मीडियम मेरे पास में है, मीडियम ए, इसमें प्रकाश की चाल x है, x मीटर पर सेकंड, जो भी आप मानना चाहो। मीडियम ए में प्रकाश की चाल x मीटर पर सेकंड है, और मीडियम बी में प्रकाश की चाल 3/4x मीटर पर सेकंड है। तो किस मीडियम में प्रकाश, कौन सा मीडियम सघन है, कौन सा विरल? इनमें डेंसर मीडियम कौन सा, ये आपको बताना है। और आंसर आपके सामने लिखा है, सामने बताओ। हाँ, अनीता, गंगेश, शिवम, वसीम, रतन, अशोक, कुछ आंसर हमारे पास आ रहे हैं। आज तो खैर आप सभी एक दूसरे के देख ही पा रहे हो, इसमें नाम ही क्या पढ़ना। देखो, जो बेटा मीडियम ए है इसमें स्पीड है x, और मीडियम बी में 3/4x। तो समझ रहे हो, 3/4x कितना हो गया, यानी कि x का 75%। इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे तो स्पीड ज्यादा है, x स्पीड है, और यहाँ पे स्पीड कितनी रह गई, 0.75x रह गई, भाई कम हो गई ना। तो यहाँ पे स्पीड x है, यहाँ पे 3/4x है, यहाँ पे स्पीड कम हो गई। अगर यहाँ पे स्पीड कम हो गई यानी कि विरल माध्यम है। मीडियम बी जो है वो ए के मुकाबले विरल माध्यम है। मीडियम बी जो है, मीडियम बी इज रेरर विद रेस्पेक्ट टू मीडियम ए। माध्यम बी माध्यम ए के सापेक्ष विरल है, सघन नहीं है। माध्यम बी माध्यम ए के सापेक्ष विरल है। या आप उल्टा भी कह सकते हो कि माध्यम ए माध्यम बी के सापेक्ष सघन है। ए क्या है, बी के सामने सघन है, और बी ए के सामने विरल है। तो जैसा भी आप कहना चाहो वैसे कह सकते हो। तो मीडियम ए जो है यहाँ पे वो सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है। अरे जहां पे लाइट तेज चल रही होगी, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ यार, खुद ही गलत कर दे रहा हूँ, सॉरी, पूरा पूरा गलत हो गया। देखो बोल के उल्टा लिख दिया मैंने। देखो माध्यम ए जो है इसमें प्रकाश की चाल x है, इसमें 0.75x है, यानी कि जो माध्यम ए है इससे प्रकाश तेज भाग रहा है, और माध्यम बी में धीरे भाग रहा है, स्पीड कम है। मैं उल्टा भाई बोलने के बाद तो क्या लिख दिया मैंने, एक मिनट रुको, पहले एक लंबी गहरी सांस लेते हैं हम, माइंड को करते हैं एकदम स्थिर। अब माध्यम जो ए है इसमें प्रकाश की चाल ज्यादा है, माध्यम बी में कम है, तो जहां पे प्रकाश की चाल ज्यादा है वो हमारा होता है विरल माध्यम। तो माध्यम ए है विरल, बी है सघन। तो माध्यम ए माध्यम बी के सापेक्ष, माध्यम ए माध्यम बी के सापेक्ष विरल है। ये भाई पूरा खतरनाक गलती होगी थी। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा हो, जहां पर लाइट तेज तेज भागती हो,
वो माध्यम विरल माध्यम की तरह काम करता है, खुले मैदान की तरह काम करता है, प्रकाश की चाल ज्यादा है। माध्यम बी में प्रकाश की चाल कम है, प्रकाश धीरे धीरे जा रहा है, ये भीड़ भाड़ वाला एरिया, ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, हाँ हाँ, उल्टा बोलो है ना, गलत बोल दिया मैंने, माइंड स्थिर नहीं है, कई बार हो जाता है। देख लो, ये वजह है पूरी नींद ना होने की। इसलिए बच्चों से कहता हूं जब तुम्हारा पेपर हो ना अगले दिन, तो उस दिन पढ़ के जाना ही नहीं है। ये जिस पेपर में सब्जेक्टिव होता है ना, बीएससी वाले बीए वाले पेपर, उसमें तो आप रात भर बिना सोए पेपर देने चले जाओ, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पे होता है ना ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, वहां पे दिमाग में नींद पूरी होना जरूरी है। ये चीज मैं 1000 बार बता चुका हूँ बच्चों को ना, पर रात पता नहीं क्या हुआ, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, 3, साढ़े 3, पौने 4 बजे में बड़ी मुश्किल से नींद आई। तो नींद पूरा होने का एक नतीजा आपने देख लिया। तो ऐसे पेपर में भी गड़बड़ हो सकती है, तो भरपूर नींद होना बहुत जरूरी है। ठीक, चलो अभी हमारे पास हो गया कि हमने देखा कि जहां पर प्रकाश तेज चलेगा वो विरल माध्यम, जहां पर प्रकाश धीरे चलेगा वो सघन माध्यम। दूसरी चीज, एक बात और यहां पे आप देखना, आप कहोगे सर ये तो ठीक है, आपने मैं बताया कि भाई जहां पे लाइट तेज तेज भाग रही हो दूसरे माध्यम के रेस्पेक्ट में, वो विरल होगा, जहां धीरे चलेगी वो सघन है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि लाइट धीरे कहां चलती है, तेज कहां चलती है? उसके लिए मैं कंप्लीट एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। लगभग 1.5 घंटा उसके आसपास हमारी क्लास घूमेगी। अपवर्तनांक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर उससे पहले मैं आपको छोटा सा आइडिया और देता हूं। ठीक है, अब यहां पे क्लियर देखना कि जैसे स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल की अगर हम बात करें, प्रकाश की चाल की, तो मैंने कहा कि भाई जिस माध्यम में लाइट तेज भागेगी वो विरल माध्यम है, और जहां धीरे हो जाएगी वो, जहां स्लो पड़ जाएगी वो डेंसर मीडियम है। तो लाइट तेज कहां चलती है, धीरे कहां चलती है, इसका भी एक हम मोटा मोटा आइडिया ले रहे हैं। कंप्लीट पैकेज थोड़ी देर के बाद मिलेगा इसमें। देखो लाइट जो है बेटा, ये सबसे तेज कहां चलती है? सबसे तेज चलती है लाइट वैक्यूम में, निर्वात में। तो प्रकाश सबसे तेज चलता है वैक्यूम में, उससे धीरे चलता एयर। हालांकि वैक्यूम और एयर में कोई खास फर्क नहीं है, उससे धीरे चलता एयर में, उससे धीरे चलता लिक्विड में, और सबसे धीरे कहां चलता है? सॉलिड में। नहीं, प्रकाश की जो चाल है सबसे ज्यादा होती है वैक्यूम निर्वात के अंदर। लाइट सबसे फास्ट वैक्यूम में भागती है, और सबसे स्लो कहां पे चलती है? सॉलिड में। एक मोटा मोटा आइडिया है, हालांकि एक कंप्लीट पैकेज नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं। एक मोटा मोटी आइडिया आप ये ले सकते हैं कि प्रकाश जो है सबसे तेज वैक्यूम में, उससे धीरे एयर, उससे धीरे लिक्विड, सबसे धीरे कहां चलता है? सॉलिड के अंदर। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, वॉल्यूम इंक्रीज कर दीजिए। कोई कह रहा वॉल्यूम हल्का कर दीजिए। हम्म सर आपको एग्जाम था क्या? नहीं, मेरा एग्जाम नहीं था, ऐसे ही कल एक्चुअली मैं कल उधर ऑफिस गया था क्लास लेने, आया तो मैं इधर शाम को, तो मैं आके सो गया 5-6 बजे, तो मैं उठा 8:30 बजे। और आपको पता बड़ा गंदा टाइम होता है ये, 5-6 बजे आप सो जाओ और फिर 8, 8:30 बजे आप उठो। वॉल्यूम कम कर दो, कोई कह रहा वॉल्यूम ज्यादा कर दो। क्या मूर्ख हो गया तुम? है तुम्हें क्लियर ही नहीं है, कोई कह रहा कम कर दो, कोई ज्यादा कर दो। थोड़ा सा भी एडजस्ट नहीं होता। अपने मोबाइल में वॉल्यूम कम कर लो भाई तुम। अब वो इतना गंदा टाइम था कि मैं 8:30 बजे उठा, उसका नींद ही ना आया रात को 4 बजे। यार ये तो बड़ा मुसीबत, सुबह क्लास लेनी है, 9:30 बजे क्लास थी आपसे पहले। खैर उसमें तो कुछ ऐसा नहीं हुआ खतरनाक काम। तो भाई दिमाग बिल्कुल एकदम स्थिर शांत होना बहुत जरूरी है। खैर यहाँ पे आओ। अच्छा, लाइट तेज चलती है वैक्यूम में, उससे धीरे एयर में, सबसे धीरे लिक्विड, और उससे धीरे सॉलिड, सबसे धीरे सॉलिड में। यानी अगर कभी भी 2 मीडियम हो, 2 मीडियम, और आपको उन दोनों मीडियम में, उन दोनों माध्यम में ये पता करना हो, दोनों मीडियम में कि कौन सा डेंसर है, कौन सा सघन है, तो जहां पे लाइट धीरे चलेगी वो सघन माध्यम में, डेंसर क्लियर हो गया। तो जब भी 2 मीडियम हो तो आप कोशिश करो कि उनमें से अगर एक सॉलिड दिख जाए, तो जर्नली ऐसा होगा, जर्नली कि जो सॉलिड होगा वो डेंसर मीडियम होगा। अगर सॉलिड डेंसर, सॉलिड ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम लिक्विड को डेंसर कह देंगे, लिक्विड ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम एयर को कह देंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कांच और पानी में सघन माध्यम कौन है, कांच और पानी, तो आप कहेंगे सर कांच सॉलिड है, तो आप कांच को डेंसर मीडियम कह सकते हैं, कि लाइट धीरे चलेगी। लेकिन मैं बोलूं पानी और हवा में डेंसर कौन है, तो अगर सॉलिड ऑप्शन में ना हो तो फिर आप लिक्विड को डेंसर बोल दो, पानी को डेंसर बोल दो। पानी भी ऑप्शन में ना हो, आप एयर और वैक्यूम में कंपेयर कर रहे हो तो एयर को बोल दो, है ना। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जब कभी भी आपको ये पता करना हो कि कौन सा माध्यम सघन है, कौन सा डेंसर है, तो सॉलिड को हम डेंसर बोलेंगे। 2 ऑप्शन में से सॉलिड ऑप्शन में ना मिले तो लिक्विड को बोल देंगे, लिक्विड ना मिले तो फिर एयर को बोल देंगे, है ना। ऐसे करेंगे हम।
एक मोटा मोटा सा भी एक आइडिया है, हालांकि कंप्लीट पैकेज आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज, लाइट की स्पीड से ज्यादा वैक्यूम में है, ये पेपर में पूछता है, कितनी है ये आपको पता होनी चाहिए। लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल। बेटा निर्वात में जो प्रकाश की चाल है ना, उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं सी। अदरवाइज आपको पता है कि स्पीड के लिए हम वी का यूज करते हैं। अगर मैं वैक्यूम के अलावा किसी और जगह बात करूं कि लाइट की स्पीड पानी में, कांच में, डायमंड में, फिर मैं वी लिखूंगा। लेकिन निर्वात के लिए फिक्स सिंबल है ये, निर्वात में प्रकाश की चाल, स्टैंडर्ड सिंबल है ये, इसका फिक्स सिंबल है ये। निर्वात में प्रकाश की चाल को लिखते हैं हम सी से, और इसकी वैल्यू होती है 299792458 मीटर पर सेकंड। तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी है? 299792458 मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसे थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख सकते हैं हम, 2.99792458 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं इस 2.99792458, ये लगभग 3 दिख रहा है सभी को? चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है जी मुझे 3 लिख लो, तो मैं इसे 3 भी लिख सकता हूं। तो 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो आज के बाद हम इसी का यूज करेंगे। ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है, इससे तो हम शाम तक भी कैलकुलेशन नहीं होगी हमारी। तो हम क्या करेंगे, आज के बाद जब भी कोई हमारे से पूछेगा कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी है, हम बोलेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड की। दूसरा, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 3 गुणा 10 की पावर 8 लिखा है, तो मैं इसे 10 की पावर 5 भी लिख सकता हूं, और आगे बन जाएगा ये किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड। यानी पेपर में रट्टा मत मार के जाना कि 3 गुणा 10 की पावर 8 का रट्टा मार लो। आगे उसने मीटर पर सेकंड लिखा है तो ये सही है, और किलोमीटर पर सेकंड लिखा तो ये है। भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3 पावर बढ़ जाएंगी। तो 3 गुणा 10 की पावर 5 का हो गया, 10 की पावर 5 होता है लाख, यानी कितना बन गया ये? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो बोलचाल की भाषा में हम बोलेंगे हमेशा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि प्रकाश जो है ये 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर भाग जाता है। अगर मैं बोल दूं 1 सेकंड लगा होगा, लाइट 3 लाख किलोमीटर जा चुकी है। अगर हम अंतरिक्ष में हो, निर्वात में हो, या इवन हवा में भी, अगर पेपर में अगर आपसे लाइट की स्पीड हवा में पूछे ना, तो भी आप यही वैल्यू बताना। वैक्यूम और एयर में कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है, दोनों जगह वैल्यू यही आएगी, 3 के लगभग आसपास की। भाई जैसे मान लो यहां पर आ गई 2.997982। सर आज कुछ भी समझ नहीं आ रहा है वायरल वाला, मैंने तो आज कुछ बताया नहीं ऐसा, ऐसा कुछ मैंने खास तो बताया नहीं। अभी मैंने बताया क्या है? मैंने बताया प्रकाश की चाल। ये समझ में नहीं आ रहा भाई, तू क्लास छोड़ दे, बाद में देखना आराम से ना, तो भी नींद की बहुत आवश्यकता है। तो 2.99792458 मीटर पर सेकंड को मैंने कहा कि आप इसे 3 गुणा 10 की पावर 8 लिख सकते हैं। तो प्रकाश की चाल अगर आपसे कोई पूछे तो पेपर में ध्यान से पढ़ लेना कि 10 की पावर 8 वाले पे टिक लगाना है कि 10 की पावर 5 पे। बच्चे से फंस चुके हैं क्योंकि वो रट्टा मार लेते हैं इसका, और उसने एक बार गेम खेल के किलोमीटर पर सेकंड में वैल्यू पूछ ली। या आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलेंगे कि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, यानी कि लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर भाग जाती है। अगर मैं छत पे जाऊं और एक टॉर्च ऑन कर दूं, बोलूं 1 सेकंड लगा होगा, तो लाइट 3 लाख किलोमीटर भाग चुकी है। 2 सेकंड में 6 लाख, 3 में 9, 4 में 12, 5 सेकंड के अंदर ही 15 लाख किलोमीटर दूर भाग जाएगी। हमारा पूरा जीवन निकल जाए तो 15 लाख किलोमीटर नहीं भाग पाएंगे हम। वो देख लो 5 सेकंड के अंदर ही 15 लाख किलोमीटर भाग गई है। तो ये प्रकाश की चाल आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जो लाइट की जो स्पीड है, ये इसके बारे में 2 बातें पूछता है पेपर में वो, कि लाइट की जो स्पीड है, ये जो स्पीड बेटा मैंने आपके सामने लिखी प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8, ये फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड है, ये अधिकतम संभव चाल है इस पूरे ब्रह्मांड में। किलोमीटर पर सेकंड समझ में नहीं आया? सही है भाई, सही है, बहुत बढ़िया जा रहा देश हमारा ना, एकदम तरक्की कर रहा है हमारा देश एकदम। यहां देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 100 किलोमीटर लिखा हुआ है, 100 किलोमीटर, तो किलोमीटर का मीटर नहीं बना सकते तुम? हैं? किलोमीटर का मीटर, अरे किलो का मतलब होता है 1000, तो 10 किलो की जगह आप लिखते हैं 1000, तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। तो 100 किलोमीटर का मतलब हो गया 100 गुणा 10 की पावर 3 मीटर। तो वैसे वहां पे लिखा मैंने, जैसे लिखा था 3 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड। यानी प्रकाश की चाल जो है वो 3 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड है। तो किलोमीटर का अगर मीटर बनाना है तो किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3,
तो 10⁵ 10⁻³ है, तो 10⁸ मीटर/सेकंड हो गया। बताओ, ये हमारा देश का भविष्य है। 12वीं क्लास कर ली, इन्हें किलोमीटर और मीटर में फर्क नहीं पता इन्हें। तो प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड लिखो, 10⁵ किलोमीटर/सेकंड लिखो। 1 किलोमीटर में होती है 10⁵3, तो 10⁵5 से 10⁵8 में आ जाएंगे। एक और आया, क्या है जी, 2.9 हो ऑप्शन में और 3 हो तो किस पे लगाएंगे? अरे 2.99 के नजदीक ज्यादा कौन सा है ना? एक आध बच्चा तो फर्जी होशियार भी तो बनता है, दिक्कत भी तो ये है। ये 2.99 लिखा है और एक लिखा है 2.9, एक लिखा है 3। मैं जैसे बोलूं कि भाई आपकी जो सैलरी है वो 2,99,000 रुपए है, 2,99,000। अब तुम्हारे से कहा अगले दिन आके एचआर ने कि आप 2,90,000 लोगे, भाई राउंड फिगर कर लेते हैं, 2,99,000 सही से बन नहीं रही बात, तो 2,90,000 लोगे कि 3 लाख लोगे, तो कितने पैसे मांगोगे तुम? हैं? एक इतने होशियार भी तो बच्चे हैं, उन्हें इतने कंफ्यूज हैं वो कि उन्हें ये दिख रहा है कि 2.99 लिखा है, तो 2.99 में अगर 2.9 ज्यादा नजदीक है कि 3 ज्यादा नजदीक है? भाई 3 ज्यादा नजदीक है। 2,99,000 की सैलरी लेने वाला बंदा 3 लाख लेना पसंद करेगा कि 2,90,000 राउंड फिगर करने हो? अभी मत कहना कि जो जहां पे ज्यादा मिल रही तो ज्यादा तो 100 रुपए भी मिले, तो इसे तो आप खुद देख लो। बहुत बढ़िया, अद्भुत बच्चे हैं हमारी क्लास में। 40 नंबर का साइंस है भाई, टेक्नीशियन में जो बच्चा पूछ रहा है, और 40 में से 20 क्वेश्चन केवल फिजिक्स के दिखेंगे, और किलोमीटर मीटर हम बदल नहीं पा रहे, और फिर हम कहते हैं जी जॉब कम निकली है ना? चलो ठीक है। अच्छा, ये जो प्रकाश की चाल जो मैंने आपको लिखवाई, ये बेटा फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड है, अधिकतम संभव चाल है। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में अगर सबसे ज्यादा कोई स्पीड है तो प्रकाश की चाल है। पेपर में आपको गुमराह करेगा, आपसे कह देगा कि निम्नलिखित में से किसकी स्पीड ज्यादा, ऑप्शन लिख देगा कि ध्वनि की चाल, साउंड की स्पीड ज्यादा, राफेल विमान की स्पीड ज्यादा, सुपरसोनिक मिसाइल की स्पीड ज्यादा, लाइट की स्पीड ज्यादा। भैया लाइट तो 1 सेकंड में ही 3 लाख किलोमीटर भाग जा रही है, बाकी की औकात तो इसके अगल बगल भी नहीं है। ये मिसाइल पिसाइल जो है ना, ये 1 सेकंड में 2-4 किलोमीटर भाग सकती हैं, और ये भाग रहा है 3 लाख किलोमीटर। तो अधिकतम संभव चाल है प्रकाश की चाल। इसके कंपैरिजन में किसी की भी स्पीड आ जाए, तुरंत ऑप्शन से उड़ा देना उसे। तो यहां पे लिखेंगे हम कि स्पीड ऑफ लाइट, तुम सारे के सारे मूर्ख हो, मैंने कमेंट ही हटा देता हूं। एक से कोई ज्ञान दे रहा है, कोई कुछ लिख रहा है ना। 1 मिनट रुको, चलो अब तुम अपना कमेंट करते रहो। तुम्हारे कमेंट पढ़ने के चक्कर में तो भाई लग रहा है कि सिलेबस नहीं होगा 2 साल में भी। तो यहां लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड, नथिंग कैन मूव फास्टर देन लाइट, नथिंग कैन मूव फास्टर देन लाइट। हिंदी में लिखेंगे प्रकाश की चाल अधिकतम संभव चाल है, प्रकाश की चाल अधिकतम संभव चाल है, कोई भी वस्तु प्रकाश से तेज नहीं भाग सकती है। प्रकाश की चाल, एक माइक का वाला सिंबल लगा देते हैं सामने। प्रकाश की चाल अधिकतम संभव चाल है, कोई भी वस्तु प्रकाश से तेज नहीं भाग सकती है। मैं जानबूझ के लिखवाता हूं बच्चों को ये, नथिंग कैन मूव फास्टर देन लाइट, ताकि कंफ्यूजन बचे ही ना, आप किसी चीज से कंफ्यूज हो ही ना। तो प्रकाश की चाल अधिकतम संभव चाल। एक क्वेश्चन आता है कि प्रकाश की जो चाल है ये सर्वप्रथम किसने मेजर की? तो इसमें लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट वाज फर्स्ट मेजर्ड बाय ओली रोमर। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम ओली रोमर ने ज्ञात की थी। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम, प्रकाश की चाल सर्वप्रथम ओली रोमर ने ज्ञात की थी। सन भी लिख लेना इसका, 1676, 1676 में ज्ञात की थी, 1676। तो ये क्वेश्चन पेपर में रखा, रेलवे में ऐसे फैक्ट आ जाते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन पूछता है पेपर में कि प्रकाश की चाल को
मापने का पहला प्रयास किसने किया था? तो फर्स्ट जो ट्राई किया था ना प्रकाश की चाल को मापने का, पहला ट्राई किया था गैलीलियो ने, गैलीलियो। लेकिन ये सफल नहीं हो पाए थे, अनसक्सेसफुल रहा था इनका। तो प्रकाश की चाल मापने का पहला प्रयास किया गैलीलियो ने, और गैलीलियो तो ये बोल दिया भाई साहब प्रकाश की चाल तो अनंत है भाई, इतनी ज्यादा स्पीड है प्रकाश की 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, तो ये मेजर ही नहीं कर पाए। उन्होंने कहा जी भाई साहब इस तो मापी नहीं जा सकती, अनंत बता दी इन्होंने, गैलीलियो ने असफल प्रयास। दूसरा एक आता है कि जो रोमर ने जो बेटा लाइट की स्पीड मेजर की थी, ये जो हम आज मेजर कर रहे हैं ना 299792458 मीटर पर सेकंड, इसके नजदीक पहुंचे थे, एग्जैक्ट मेजर नहीं की थी इन्होंने। जो आज हम मॉडर्न टाइम में मॉडर्न स्पीड ऑफ लाइट जो हम यूज कर रहे हैं, जो मैंने लिखा है एग्जैक्ट वैल्यू जो यूज करते हैं साइंटिस्ट लोग, वो ये यूज करते हैं, और न्यूमेरिकल वगैरह में हम बच्चे स्टूडेंट वगैरह हम ये यूज कर लेते हैं ताकि एक आसपास का एक आइडिया रहे। तो ये जो है मॉडर्न जो स्पीड ऑफ लाइट है ये फिजियू ने ज्ञात की थी, तो यहां पर लिखेंगे मॉडर्न स्पीड ऑफ लाइट जो हम यूज करते हैं आज के समय में, आधुनिक समय में, मॉडर्न स्पीड ऑफ लाइट, आधुनिक प्रकाश की चाल जो यूज की जाती है वो फिजियू, FIZEAU, फिजियू ने ज्ञात की। तो 3 साइंटिस्टों का नाम याद रखना इसमें। एक वो जिसके द्वारा पहला प्रयास किया गया, जिसने सोचा भी इस बात को, बड़ी बात थी कि प्रकाश की चाल को मापते हैं, वो गैलीलियो साहब थे, है ना। और उसका जो पहला सफल प्रयास रहा, जो नजदीक पहुंचे, वो ओली रोमर साहब थे। और जो बिल्कुल एग्जैक्ट जो हम आज के समय में यूज करते हैं, वो प्रकाश की चाल फिजियू ने ज्ञात की। साइंटिस्ट का नाम हिंदी इंग्लिश में सेम ही होता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा आप याद रख लेना कि जो ओली रोमर ने पहले ज्ञात की, उस वाले का ईयर भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे। फिजियो नहीं, फिजियू, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब लेकिन मैंने आपको भी केवल ये बताया बेटा कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी है, तो फैक्ट है। लेकिन अगर आप रेलवे के पेपर देखो, ग्रुप डी के स्पेशली, क्योंकि ग्रुप डी में 25 नंबर का साइंस आता है, तो और उसके भी अगर आप पेपर देखोगे, या सीडीएस की कोई बच्चा तैयारी कर रहा हो, इनमें एक बड़ा कॉमन एक क्वेश्चन आता है रेलवे के एग्जाम में, जो भी टेक्नीशियन की जो तैयारी कर रहे हैं 40 नंबर वाले, समझ जाओ कि 1-2 नंबर लीक होने वाला है अभी, तो प्रतिशत क्वेश्चन आने के चांस है इससे। एक वो क्वेश्चन पूछता है कि भैया लाइट की स्पीड वैक्यूम में तो हमें पता ही है पूरे ब्रह्मांड को, वो कहेगा लाइट की स्पीड आप मुझे बताओ कांच में कितनी होती है, लाइट की स्पीड पानी में कितनी होती है, डायमंड में कितनी होती है। तो वैक्यूम में तो सबको पता है, वैक्यूम के अलावा अगर किसी और मीडियम में लाइट की स्पीड पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, उसका मैं तरीका आपको बताऊंगा, तो उसको आपको ज्यादा ध्यान से समझना है, ठीक है। दूसरा जो लाइट के बारे में 2-3 ये फैक्ट हैं, इसे भी आपको ध्यान से समझना है। तो अभी मैंने क्या बोला कि जब भी लाइट हमारी एक से दूसरे मीडियम में जा रही होगी, तो जिस मीडियम में लाइट तेज भाग रही होगी दूसरे के मुकाबले, मान लो एक मीडियम में स्पीड x है और दूसरे में जैसे मैंने कहा कि x/2 मान लो आधी रह गई, तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम आएगी, जहां लाइट धीरे चलेगी, वो हमारा डेंसर सघन माध्यम हो जाएगा, और जहां तेज भाग रही होगी, फुल स्पीड से भाग रही होगी, वो हमारा विरल माध्यम हो जाएगा। तो हमने एक क्वेश्चन लिया था कि यहाँ पे स्पीड x है, यहाँ पे 3/4x है, तो यहाँ पे स्पीड कम है, यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, तो जहां लाइट की स्पीड ज्यादा होगी वो माध्यम दूसरे के सापेक्ष विरल माध्यम कहलाएगा, ठीक। और दूसरा याद रखना कि कोई भी जो मीडियम है ना, वो बेटा सघन है या विरल है, कोई भी मीडियम सघन या विरल होता है ना, वो किसी के कंपैरिजन में होता है। आपसे अगर मैं केवल ये पूछ लूं कि भाई साहब ये बताओ कि कांच जो है, क्या थोड़े आपसे पूछूं कि पानी जो है ये सघन माध्यम है कि विरल, आपको मुझे बता ही नहीं सकते पानी सघन है कि विरल है, ये बताओ किसके सापेक्ष पूछ रहे हो। अगर आप पानी का कंपैरिजन कांच से, डायमंड से करोगे तो पानी विरल माध्यम हो जाएगा, और पानी का कंपैरिजन हवा से करोगे तो ये सघन माध्यम हो जाएगा। तो कोई माध्यम ना तो सघन होता ना विरल होता, वो किसी के सापेक्ष, किसी के रेस्पेक्ट में होता है। ये बात थोड़ी सी और धीरे धीरे आपको क्लियरिटी आएंगी। तो अभी के लिए मैंने क्या क्या बताया दोबारा सुनेंगे। अभी मैंने ये कहा कि लाइट का एक से दूसरे मीडियम में जाना रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कहलाता है। लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाएगी, एक माध्यम विरल एक सघन होगा, जहां लाइट धीरे चलती है वो सघन, जहां तेज भागती है वो विरल माध्यम होता है, ठीक है। इसके अलावा सर क्वेश्चन था वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट, एयर में स्पीड ऑफ लाइट का कितने प्रतिशत है, ये तो निकालना बड़ा मुश्किल है भाई। ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, बहुत तगड़ी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ऐसे निकालनी पड़ेगी। 1/1.0003 गुणा 100, ये पॉइंट हटाएंगे है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास में 1 2 3 4
1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6, देखें कैलकुलेटर कर देगा हमारा काम। जैसे मैं कर रहा हूँ समझ जाओगे तुम बाद में, और ऐसा क्वेश्चन मुझे लगता नहीं कि कोई पूछेगा। $99.99। ये मैंने एयर की बताई है। अगर आप मेरे से कोई पूछ ले कि भाई, जैसे मैं आपसे ये कह रहा था अभी कि प्रकाश की चाल वैक्यूम में बता रहा था मैं आपको 3 गुणा 10 की पावर 8 है। मैंने कहा कि एयर में आ जाए तो एयर में भी 3 गुणा 10 की पावर 8 ही बता देना, क्योंकि जो एयर में लाइट की स्पीड है ना, वो वैक्यूम में जितनी स्पीड है ना, उसके मतलब ये 99.97, यानी कि दोनों लगभग बराबर बराबर सी हैं, उसके बराबर सी, ज्यादा कोई खास फर्क नहीं है। खैर जब ये आगे आएगा ये वैल्यू कहां से आई तब देखेंगे इसे हम बाद में चल के। मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं आपसे कि जैसे लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में कितनी है, 3 गुणा 10 की पावर 8। तीन गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसका 99.97 कुछ आया था ना निकल के, इतना परसेंट निकल के आया था। तो मुझे अच्छी बताओ, ये वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 गुणा 10 की पावर 8, अगर इसका मैं 99.97% निकालूं तो कुछ ज्यादा खास फर्क आएगा क्या? भाई लगभग लगभग सेम सही वैल्यू आएगी, तो इसलिए हम 99.97 एक सी बात है, तो इसलिए हम दोनों को बराबर सही कह देते हैं। बाकी वैल्यू कहां से आई थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, लेकिन इस बच्चे का क्वेश्चन फिर भी ठीक है, इसे हमने कंसिडर कर लिया, इसे हम देख लेंगे आगे चल के। अभी तो ज्यादा खास फर्क नहीं है, हमने भी खैर पहली बार ही सोचा कि दोनों बराबर से तो हैं, पर कितना 99.97, तो ज्यादा कोई खास फर्क नहीं है, बराबर सा इसलिए ले लेते हैं। चलो ठीक है। यहाँ अब मैं आपसे कह रहा था कि भाई एक शब्द हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास में, एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इससे हमें ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसे मैं आगे से केवल रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलूंगा, हिंदी में केवल अपवर्तनांक बोलूंगा। इसका सिंबल हम यूज करेंगे एन। क्लास के अंदर पेपर में आपको एन भी लिखा मिल सकता है और म्यू भी लिखा मिल सकता है, दो सिंबल इसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा अब यहां देखना, एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं हम। तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अभी के लिए आप ये समझो कि जैसे मुझे दो मीडियम में कंपेयर करना है कि कौन सघन माध्यम है, तो अभी मैंने कहा कि आप सॉलिड ढूंढ लो, जो सॉलिड है वो सघन कह दो। अगर सॉलिड ऑप्शन में नहीं है तो लिक्विड को सघन डेंसर कह दो, लिक्विड नहीं है तो एयर को कह दो। लेकिन हम कहां फंस जाएंगे, अगर मेरे पास में 3-4 ऑप्शन हो और सारे ही लिक्विड के ऑप्शन हो, तो मैं कैसे बताऊंगा कौन सघन है? मेरे पास 5 ऑप्शन है, पांचों ही सॉलिड के हैं, तो कैसे बताऊंगा कि कौन सघन माध्यम है? ठीक है। तो फंस जाएंगे। मैं आपको सोचो, मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास में एक है कांच, एक है मेरे पास में रॉक सोल्ट, सेंधा नमक, रॉक सोल्ट, एक है मेरे पास में डायमंड, है ना। और मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास ये 3 है, तीनों ही सोलिड ले लिए मैंने, कांच भी, डायमंड भी और सेंधा नमक भी, और पूछ लूं कि इनमें विरल माध्यम कौन है, सघन माध्यम कौन है, तीनों ही सोलिड है, तो वहां पे हमारी हेल्प करेगा अपवर्तनांक रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं आपके सामने कुछ फेमस 7-8 रेफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूंगा, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा पेपर में सबका अपवर्तनांक आपको मिलेगा, पर ये 7-8 तो आपको याद रखने ही है, इनके डायरेक्ट भी पूछ लेता है एग्जाम में, ये 5-7 आपको याद रखने हैं। तो पेपर में इस समय फायदा क्या होगा ये 7-8 याद रखने से, कि मैं जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। जैसे मैं कह दूंगा आपसे कि एक माध्यम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 3, एक का 5, तो जिसका अपवर्तनांक मैं ज्यादा बताऊं तो समझ जाना कि वो सघन माध्यम है, वो डेंसर है, वहां पर लाइट धीरे चलेगी, स्लो पड़ जाएगी। जैसे सबसे कम रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा एक होता है वैक्यूम निर्वात का, जिसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो विरल माध्यम होगा, वहां प्रकाश सबसे तेज भागेगा। इससे थोड़ा सा ज्यादा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर का, 1.0003। अब आप एक चीज देखना, वैक्यूम जो निर्वात है इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1, वैक्यूम का 1 है, एयर का है 1.0003, यानी लगभग लगभग एक ही तो है।
यानी वैक्यूम और एयर में ज्यादा खास फर्क नहीं है। हाँ, अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट अगर आपको कंपैरिजन करना हो तो जो वायु है, जो हवा है, वो वैक्यूम के मुकाबले थोड़ा सघन माध्यम तो है ही। हाँ, अगर आप और एग्जैक्ट लिखना चाहो तो इस बच्चे ने बड़ा अच्छा लिखा, इसे अगर आप चाहो तो और थोड़ा एग्जैक्ट ऐसे लिख सकते हैं 1.00029। 3 जीरो के बाद में 2 जीरो नहीं 3 जीरो आएंगे, याद रखना एयर वाले में 1.0003, तो 3 जीरो के बाद 3 आना है, तो ध्यान रखना। तुमने 2 जीरो के बाद कर दिया, पूरा ही गलत हो गया। तो जनरली पेपर में यही लिखा मिलता है, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ग्लास का होता है, सॉरी आइस का होता है 1.31, ये बर्फ का है। 1.33 ये होता है वाटर का। न्यूमेरिकल में 1.33 ना लिखे 4/3 लिखेंगे, ये 4/3 का मतलब भी 1.33 है, पर इससे भाग करना, मल्टीप्लाई करना टफ है, इससे आसान है। केरोसिन का है 1.44। ये पूछता है पेपर में, ध्यान रखना इन सबको। ग्लास का 1.5। देखो ग्लास का मैं इस पे स्टार बना देता हूं। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पेपर में आपको वो यूज करना है जो पेपर में वो देगा। अगर नहीं देगा, आपको अपने आप से यूज करना पड़ा तो आप 1.5 यूज करेंगे, नहीं तो आप जो पेपर में दिया जाए कांच का वो यूज करना। क्योंकि ग्लास के साथ में क्या है ना कि अलग अलग टाइप के कांच होते हैं। जैसे फ्लिंट ग्लास होता है जिसके चश्मे बनते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 होता है। एक क्राउन ग्लास होता है, उसका 1.454 के आसपास होता है। तो अलग अलग टाइप के कांच का अलग अलग होता है, किसी का 1.5 के आसपास है, किसी का 1.6 के आसपास है। तो पेपर में जो दे कांच का उसे आपको मानना है, अगर नहीं देगा तो फिर आप इसका यूज कर लेना, ठीक है। इसके अलावा एक इसमें लिखेंगे आप, ये ग्लास का हो गया, ठीक है। एक लिखेंगे आप इसमें, ये 1.5 ही एक चाहो तो आप लिख सकते हैं, यही होता है बेंजीन का, बेंजीन। यही होता है ग्लिसरीन का भी। वन 1.54 होता है रॉक सोल्ट का। एक लिख सकते हैं आप डायमंड का 2.42। ये कुछ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, सिलिकॉन का 3.9, जर्मेनियम का 4, उनकी जरूरत नहीं है, उन्हें छोड़ो। वैक्यूम का 1, इससे थोड़ा ज्यादा एयर का, उससे ज्यादा आइस का, उससे ज्यादा वाटर का, उससे ज्यादा केरोसिन का, उससे ज्यादा ग्लास, रॉक सोल्ट, फिर किसका डायमंड। नहीं, जैसे जैसे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ रहे हैं, जिस माध्यम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है वो माध्यम ज्यादा सघन कहलाएगा। अब यहाँ पे एक बात समझना, मैंने शुरुआत की थी तो मैंने आपसे एक बात बोली थी कि यहाँ पे आप सघन और विरल को उससे कंपेयर मत करना मास डेंसिटी से, कि वस्तु भारी है तो डूब जाएगी और हल्के तो तैर जाएगी। आप खुद देखो, जो केरोसिन है, जो बेटा केरोसिन ऑयल होता है, ये हल्का होता है पानी से। तो जो केरोसिन है ये पानी से हल्का है, तो केरोसिन तो पानी के ऊपर तैर जाता है। लेकिन यहां पे एक चीज देखना, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी से ज्यादा है, यानी केरोसिन जो है वो पानी के मुकाबले ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। आप ये तैरने डूबने से कंपैरिजन करोगे तो आप गलत कर देते हैं पेपर में। आपको क्या लगता है, केरोसिन तो पानी के ऊपर तैरता है, केरोसिन हल्का है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी से कम होता होगा, ऐसा नहीं है। केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। यानी लाइट अगर पानी में जाए और लाइट केरोसिन में जाए तो केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। केरोसिन सघन माध्यम है, यानी कि लाइट केरोसिन में धीरे भागेगी। देखो, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा, उस मीडियम में स्पीड उतनी ही कम होगी। तो स्पीड किसी मीडियम में जो होती है लाइट की, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो माध्यम में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है, वो अपवर्तनांक रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें लाइट उतना ही तेज भागेगी, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो सघन माध्यम होगा, उसमें धीरे भागेगी। एन की वैल्यू ज्यादा तो स्पीड उस मीडियम में कम, एन की वैल्यू कम तो उस मीडियम में स्पीड ज्यादा। जैसे यहां से मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, ये सारे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने लिख लिए होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। देखो एक क्वेश्चन देखना, आपको बताना है in which medium is speed of light is fastest। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको,
निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? केरोसिन है, रॉक सोल्ट है, वाटर है, डायमंड है, आइस और एक ग्लास, कांच। ये कुछ मीडियम मैंने आपको दिए और आपको बताना है कि इनमें से किस मीडियम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा है। इन विच मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट। सर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसका घनत्व तो उतना कम, ऐसा किसने कहा भाई तुम्हारे से? हमने कहा कुछ ऐसा कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका घनत्व कम होगा? यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और घनत्व को कंपेरिजन नहीं करना है। वो मास डेंसिटी, वो द्रव्यमान घनत्व अलग चीज है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, जिसका घनत्व ज्यादा है वो डूब जाएगा, जिसका घनत्व कम है वो तैर जाएगा। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा है कि मीडियम डेंसर या रेयर का मतलब यह है कि कहां प्रकाश धीरे चलेगा, कहां तेज चलेगा। मनोज, विक्की, रवि, योगेश क्या कर रहे हो भाई? कोई वाटर लिख रहा है, कोई आइस लिख रहा है, कोई रॉक सोल्ट लिख रहा है। यानी कंपटीशन कम है, देख लो। आज तो कमेंट भी प्राइवेट नहीं है। तो कितने बुरे हालात है बच्चों के, बताने के 5 मिनट के बाद ही गलत कर दे रहे हैं। अब देखो भाई, मैंने कहा कि किस मीडियम में प्रकाश की चाल फास्ट है, तो उस मीडियम में लाइट तेज भागेगी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक कम होगा, यानी कि जो विरल माध्यम होगा। अब यहां देखना, कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44, रॉक सोल्ट का है 1.54, वाटर का है 1.33, डायमंड का है 2.42, इसका है 1.31, इसका है 1.5। तो इन सब में सबसे कम अपवर्तनांक आइस का है, तो यानी कि आइस में लाइट की स्पीड सबसे फास्ट होगी। अरे यही तो लिखा भी 2 मिनट पहले कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होगी। तो जितने मैंने लिखे हैं उनमें सबसे कम आइस का तो लिखा मैंने। यहां देखो, आइस का सबसे कम है तो इसमें सबसे ज्यादा स्पीड होगी। और सबसे धीरे पूछता मैं तो आप डायमंड कहते। इन सब में डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, यानी कि डायमंड ज्यादा सघन माध्यम है, ज्यादा डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर, तो यहां लाइट की स्पीड कम आएगी। वाटर क्यों लिख रहे हो आप लोग? कितने बच्चों ने लाइन से वाटर लिख दिया है? एक आदमी तो रॉक सोल्ट भी लिख रखा था पहले, एक आदमी तो धुरंधर ने डायमंड भी लिख दिया है ना। हमने पूछा क्या है, कोई ग्लास बता रहा है, कोई डायमंड बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। और फिर कहते हैं जी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन ज्यादा नहीं है, तुम में ही भाई कमी है ना क्या। अब इसका आंसर जो बच्चा गलत कर रहा है उसका मुर्गा बनाया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बताओ। हम्म तुम इतना नहीं छाट पा रहे, 6-7 बातें लिखी हैं यहां पर कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा, ये हमें बता रहा है कि वो मीडियम उतना ही ज्यादा सघन होगा, उतना ही ज्यादा डेंसर होगा, उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम आएगी जिसका ज्यादा होगा। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो विरल माध्यम होगा, वहां पे लाइट की स्पीड ज्यादा आएगी। तो 5-7 में आइस का कम था तो उसमें ज्यादा आएगी। अच्छा, दूसरा यहाँ पे एक बात और देखना कि दो हमारे यहां से इस चीज से 2 कंफ्यूजन और क्लियर हुए हैं कि एक तो मास डेंसिटी वाले से कंपेयर नहीं कर सकते भाई। जैसे हमने पता कि भाई कैरोसिन तो हल्का होता है, पानी के ऊपर तैरता है, तो वहां के मास डेंसिटी कैरोसिन की कम है, कैरोसिन पानी के ऊपर तैरता है। लेकिन हम प्रकाशिक सघन और विरल की बात करें तो ये भले हल्का हो पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी से ज्यादा है कैरोसिन का, तो कैरोसिन में लाइट धीरे चलेगी और पानी में तेज चलेगी। अगर हम कैरोसिन और पानी का जिक्र करें, अब आइस देख लो, सॉलिड है, ठोस, लेकिन इसका पानी से कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि यहां लाइट तेज भागेगी। तो सारा मामला जो है ऑप्टिकली रेयर और डेंसर के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक क्या है। अच्छा, दूसरा, अब एक यहां पर हम एक चीज और देखेंगे अभी। बेटा ये तो हमारे पास थे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा समझो आप, ये जैसे मैंने यहां पर लिखा अंबानी, अडानी, है ना, बिल गेट्स, यहां पर मैंने लिख दिया रमेश, यहां लिख दिया मैंने मान लो सोनिया। ठीक, अब इनके पास हम कुछ प्रॉपर्टी है, मान लो कि भाई से मान लो कि अंबानी जो है
इसके पास जो टोटल प्रॉपर्टी है, कुल जो पैसा है वो मान लो 1000 रुपए। ठीक। अडानी जो है इसके पास मान लो कि टोटल जो है वो है मान लो कि 800 रुपए। बिल गेट्स जो है मान लो इसके पास है 1200 रुपए। रमेश इनके सामने गरीब सा लग रहा है ना, इसका तो कम कर दो, 100 रुपए कर दो उसके। सोनिया मान लो उसके पास है 2000 रुपए। अब हमारे सामने कैरोसिन, एक बचा पेट्रोल। पेट्रोल का भी 1.44 के आसपास ही है, पेट्रोल का भी। ये पेपर में मिलते हैं रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये 5-7 याद करने हैं तुम्हें, सब याद नहीं करने बैठ जाना कि इंटरनेट पे 500 निकाल के याद करने लगो। अब देखो तो ये तो इनके पास बेटा एग्जैक्ट वैल्यू है कि भाई इसकी प्रॉपर्टी इतनी, इसकी प्रॉपर्टी इतनी, इसकी प्रॉपर्टी इतनी, इसकी प्रॉपर्टी इतनी, इसकी प्रॉपर्टी इतनी। ठीक। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं भाई सोनिया जो है ये अंबानी के मुकाबले कितने गुना ज्यादा अमीर है। हाँ, कैरोसिन का कुछ जगह 1.41 भी लिखा होता है, कई जगह 1.44 भी लिखा होता है, तो 1.44 कर लेना, या तुम 1.41 भी कर सकते हो, अलग अलग किताब में अलग अलग मिल सकता है। अभी हमारे पास में मैं पूछूं कि सोनिया जो है ये अंबानी से कितने गुना ज्यादा अमीर है, आप बोलेंगे जी 2 गुना ज्यादा अमीर है। वो इसके पास 1000 रुपए, इसके पास 2000 रुपए। मैं आपसे पूछ लूं कि भाई ये बताओ कि अडानी जो है रमेश से कितने गुना ज्यादा अमीर है, आप कहोगे सर 8 गुना। इसके पास 100 रुपए, इसके पास 800 रुपए, यानी कि 8 गुना ज्यादा अमीर है। एक चीज तो होती है कि भाई किसी के पास कितना कितना पैसा हो तो फिक्स वैल्यू हो गई, पर एक होता ना दो में कंपेयर करना कि इससे 4 गुना ज्यादा अमीर है, कि ये से 2 गुना अमीर है, कि इससे 12 गुना अमीर है, कि इससे 18 गुना ज्यादा अमीर है। तो कई बार पेपर में आपसे वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो फिक्स वैल्यू थी मीडियम की, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, वो नहीं पूछता। वो पता क्या पूछ लेगा पेपर में कि आप मुझे गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, लेकिन पानी के रेस्पेक्ट में, यानी कि गिलास जो है पानी के मुकाबले कितना गुना ज्यादा सघन है, ये पूछ लेगा। ये आपसे कहेगा कि मुझे बताओ कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी के मुकाबले कितना है, इस तरीके से पूछ लेगा। तो अब वो देखो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, थोड़ा 2-4 करेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मान लो मेरे से कोई पूछ ले व्हाट इज रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष बताइए। कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष बताइए। अब मैं बड़े ध्यान समझना बात को, मैं इस बात में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि कांच का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 मत लिख के आ जाना। ठीक। नहीं आया तो भाई सिद्धार्थ हम कुछ नहीं कर सकते ना, अब तुम्हारे घर पे आकर तुम बताने से रहे, सब बच्चों को हम बराबर ही बता रहे हैं, है ना। तो सुनोगे ध्यान से तो आएगा, दोबारा क्लास देख लेना, दोबारा नहीं आएगा तो दोबारा देख लेना, आ जाएगा समझ में ना। जब पहले बचपन में मेहनत नहीं कर रखी होती ना, किसी ना किसी स्टेज पे तो आके करनी पड़ेगी, बचपन ही नहीं करी तो बुढ़ापे में कर लो। तो हमें अपवर्तनांक किसका बताना है, गिलास का, कांच का, किसके सापेक्ष, वाटर के। और इनका एब्सोल्यूट जो निरपेक्ष अपवर्तनांक जो फिक्स वैल्यू है वो उसने पेपर में दे रखी है कि गिलास का एब्सोल्यूट है 3/2 और वाटर का जो है एब्सोल्यूट निरपेक्ष अपवर्तनांक वो है 4/3। अब पहले 2-3 क्वेश्चन देखो, फिर आपको बच्चे जैसे लगने लगेंगे। भाई मुझे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका पूछा गया, गिलास का। तो जिसका भी अपवर्तनांक पेपर में आपसे पूछे उसका लिखेंगे ऊपर, और जिसके सापेक्ष पूछे उसका निरपेक्ष, उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे नीचे। यानी एक्चुअल में आपको यहाँ पे वैल्यू बतानी है Ng/Nw की, यानी ग्लास का एब्सोल्यूट अपॉन वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ग्लास का कितना है, 3/2 दे रखा है, और पानी का 4/3, 3 पहुंच जाएगा ऊपर, तो मेरा आंसर आ जाएगा 9/8। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे आप ये मत कर देना कि सर कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.5 है और आप 1.5 को लिखकर आ जाओ। उसने आपसे कहा कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के सापेक्ष बताओ, तो जिसका भी अपवर्तनांक पूछा जाए उसका ऊपर लिखेंगे, और जिसके सापेक्ष पूछा जाए उसका लिखेंगे नीचे। अगर मैं 9 को 8 से भाग करूं तो कितना आ जाएगा, ये 8×8 1 आएगा ना, फिर 8×8 2 8 2 16 है ना, 1.125 कुछ ऐसे करके आ जाएगा। यानी कि जब ये, इसका मतलब पता क्या है कि कांच का जो अपवर्तनांक है वो पानी के सापेक्ष आया 1.125, यानी कांच जो है पानी के मुकाबले 1.125 गुना ज्यादा सघन माध्यम है, 9/8। अभी 2-3 और करेंगे, अभी थोड़ा लगेगा टाइम इसमें, थोड़ा दिमाग को एक्सेप्ट करने में। एक अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज रेफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू वाटर। हीरे का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष बताना है, और उसने कहा कि जो डायमंड है हीरा, उसका एब्सोल्यूट निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.4 यूज करो, और वाटर का यूज करो 4/3। 2.42 इसलिए नहीं लिखा उसने शायद कि ताकि कैलकुलेशन आपकी आसान रहे। तो कह रहा है कि व्हाट इज द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो आपको हीरे का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष बताना है। हीरे का अपवर्तनांक जल के, हीरे का अपवर्तनांक हीरे का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। अब देखो हमें किसका अपवर्तनांक बताना है, हीरे का डायमंड का। तो जिसका बताना है उसका तो हम ऊपर लिखते हैं, किसके सापेक्ष बताना है, जल के सापेक्ष, तो उसका नीचे लिखेंगे। तो डायमंड का कितना दे रखा है 2.4, इसका कह रहा है 4/3 यूज करो, 3 पहुंच जाएगा ऊपर। तो 4 6 24, 6 12 6 18 यानी कि 1.8 आएगा। यानी कि जो हीरा जो है पानी के मुकाबले 1.8 गुना ज्यादा डेंस है, 1.8। तो पेपर में दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि आपसे निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछेगा, एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछेगा, तो उसमें आपको 5 7 8 जो मैंने लिखवाया पेपर सामने से रट लेना। लेकिन वो कई बार निरपेक्ष अपवर्तनांक ना पूछ के पूछ लेगा कि रॉक सोल्ट का जैसे पूछ लेगी आइस के कितना इसके सापेक्ष बताओ, पानी का डायमंड के सापेक्ष बताओ। तो याद रखना जिसका पूछेगा, जैसे यहां पे उसने पूछा डायमंड का, तो डायमंड का ऊपर जिसके सापेक्ष पूछेगा उसका नीचे उल्टा भी आ सकता है। वो ये भी कह सकता है कि पानी का डायमंड के सापेक्ष बताओ, तो पानी का लिखेंगे फिर ऊपर और डायमंड का लिखेंगे नीचे। तो देखो जब आप पानी का ऊपर लिखोगे डायमंड का नीचे लिखोगे, फिर वैल्यू 1 से कम आएगी। अगर वैल्यू 1 से कम आ रही है तो यानी कि पानी का डायमंड के सापेक्ष 1 से कम है, यानी कि पानी जो है फिर डायमंड के सामने सघन नहीं विरल माध्यम है। भाई जो रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स में निकाल रहा हूं कि इसका इसके सापेक्ष, इसका इसके सापेक्ष, तो मैं कह रहा हूं कि भाई एक में से मैंने कहा कि डायमंड जो है पानी के मुकाबले कितना गुना ज्यादा डेंस है 1.8, क्योंकि वैल्यू 1 से ज्यादा आई तो यानी कि डायमंड का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स निकाला पानी के सापेक्ष, यानी कि अगर वैल्यू 1 से ज्यादा आई यानी डायमंड जो है ज्यादा सघन माध्यम है पानी के मुकाबले। अगर उल्टा आ जाए कि पानी का बताओ डायमंड के सापेक्ष, अगर मैं यहां पे इसी में पूछ लूं आपसे इसी क्वेश्चन में व्हाट इज रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू डायमंड, तो आप क्या करेंगे सर, इस बार तो वाटर का निकालना, जिसका पूछेगा उसका ऊपर लिखेंगे, जिसके सापेक्ष उसका नीचे। वाटर का दे रखा है मुझे 4/3 और इसका दे रखा है कितना 2.4, तो 4 6 24 कितना गया 1/1.8 आ गया। इसे ऐसे कर लो, 2 5 10, 2 9 18, तो 5/9 आ गया। तो ये वैल्यू तो 1 से कम आएगी, 9 5 45 और फिर 5 यानी 0.55 कुछ ऐसे करके आ जाएगी वैल्यू। यानी इस बार देखो वैल्यू आ रही 1 से कम, पर वैल्यू 1 से कम आ रही है, यानी कि जो पानी जो है वो डायमंड के सापेक्ष विरल माध्यम में सघन नहीं है। और वैसे भी हमें पता ही है पानी का कम होता है डायमंड का ज्यादा, तो पानी तो विरल माध्यम होता ही है। हाँ पेपर में वैल्यू जनरली दे देता है, अगर स्टैंडर्ड वैल्यू हो सकता है नहीं भी दे, जैसे डायमंड की आपको पता ही नीचे नहीं दे सकता, वाटर इन सबके नहीं देगा। कई बार हो सकता है कि दे भी दे और नहीं भी दे दे, दोनों संभावनाएं हैं। अब जैसे मैं आपसे यहाँ पे 1 2 क्वेश्चन अगर हमें मिल जाए, क्वेश्चन ये करना, क्वेश्चन नंबर 18। 3 4 क्वेश्चन करते हैं अभी हम इस टाइप के, तो थोड़ा सा आपको आएंगी चीजें समझ में।
हम्म इसलिए कि आपको इसे बताना है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में बताना है कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का बढ़ता हुआ क्रम। तो देखो अब यहाँ पे जो ऐसे क्वेश्चन आ गया, अब आप कहते हैं सर देगा कि नहीं देगा। भाई अब इसमें आपको रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का अपवर्तनांक का बढ़ता हुआ क्रम बताना है, तो आपको याद होंगे तभी तो बता पाओगे, वरना बता ही नहीं पाओगे तुम। अब यहाँ देखना, रॉक सोल्ट का होता है 1.54, अलग पेन यूज कर लेते हैं। तो भाई कुछ इसलिए आपको स्टैंडर्ड याद रखने ही पड़ेंगे। अब ऐसा क्वेश्चन वरना फिर कैसे करोगे? न्यूमेरिकल में तो चलो आपको दे देगा, पर इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करें फिर? बेंजीन का 1.5 तो घट रहा है, गलत हो गया। केरोसिन का 1.44, इसका होता है 1.31, घट गया, ये भी गलत हो गया। 1.54, इसका है 1.31, घट गया। 1.31, 1.44, 1.5, 1.54, ये सही है, ये आ गया। डी इसका आंसर आ जाएगा। एक तो ए ही बता रहा है, देखो ये ऐसे एक क्वेश्चन आया था पिछली बार रेलवे के में, ये वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो बहुत सारे बच्चे से रट लेते हैं कि जो वायु का है वो लगभग 1 होता है, पर अब लगभग 1 याद करके जाओगे तो फंस जाओगे। तो 1.0003, मैंने कहा था कि 3 जीरो के बाद 3 लिखा आएगा, ऐसे वैसे एग्जैक्ट वैल्यू ये है, पर वो जनरली वो ये लिख देता है पेपर में, तो उसे ध्यान रखना। एक एक करना। रोहित, सुमित, वसीम, सुमित कुमार, पिंटू, जितने बच्चे खाली एबीसीडी लिख रहे हैं सबका गलत है। क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखा करो साथ में। अब देखो इसमें मैंने आपको पूरा मौका दिया। एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछा भैया, एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखो किसी मीडियम का निरपेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट वाले की बात कर रहा है। तो मैंने बताया था कि भाई वैक्यूम का 1 है। अब किसी मीडियम का देख लो, आप एयर देख लो, पानी देख लो, किसी का भी देख लो, एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का 1 से ज्यादा ही तो है। अगर वो पूछता रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक नहीं, सापेक्ष, कि जल का कांच के सापेक्ष, कांच का जल के सापेक्ष, तो वो 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। एब्सोल्यूट की वैल्यू तो आप देखो ना खुद भाई, वैक्यूम तो कोई मीडियम नहीं, खाली जगह है, वैक्यूम का तो 1 है, कोई भी मीडियम ले लो, उस वैक्यूम में हवा आ गई तो 1.003, पानी का और ज्यादा, कांच का और ज्यादा है ना, ऐसे हमने पढ़ रहा था। तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट जो होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 1 से ज्यादा। लेकिन अगर वो पूछता है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष अपवर्तनांक, तो अभी मैंने आपको दिखाया था सापेक्ष अपवर्तनांक में कि जैसे भाई डायमंड का आपने निकाला था पानी के सापेक्ष तो 1.8 आया था, लेकिन जब पानी का डायमंड के हिसाब से निकाला तो 0.55 ही आया था। तो 1 से ज्यादा भी आ सकता है, 1 से कम भी आ सकता है, और 1 के बराबर भी आ सकता है। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि भाई आप मुझे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, कांच का
बेंजीन के सापेक्ष, तो कांच का भी 1.5 है, बेंजीन का भी 1.5 है, तो 1 ही आ जाएगा। तो अब 3 हो सकते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है, सापेक्ष अपवर्तनांक जो है, उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है, सापेक्ष वाले की 1 से कम भी हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन निरपेक्ष की वैल्यू जो होगी वो 1 से अधिक ही होगी। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। तो एक ये भी आपका रेलवे का क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो डायमंड का एब्सोल्यूट पूछ रहा है, तो यानी कि जो वैल्यू हमने रटी है वो सीधे सीधे आपको बतानी है, 2.42। तो इसलिए आपको कुछ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट ही पूछ ले रहा है। तो उसमें तो हम क्या करें, मजबूरी आ गई हमारी ना। न्यूमेरिकल में तो चलो आपको दे देगा कि भाई इस तो बात अलग है। ये करना कोई। अरे भाई क्यों फर्जी कोर्ट में जा रहे हो तुम? इसमें लिखा था साफ साफ कि अनुभव अगर 1 साल से इतने कम का है तो 1 साल 1 अंक 2 अंक 3 अंक, क्यों क्या जाना कोर्ट में? नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है। फालतू के पैसे भी खराब करोगे और जज धमकाएगा अलग से। हम्म, देखो इसने क्या लिखा है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। आपको रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बताना मीडियम 1 का, किसके रेस्पेक्ट में? जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बताना उसे ऊपर लिखते हैं, जिसके सापेक्ष पूछ रहा है उसका लिखते हैं नीचे। नहीं कि आपको n1/n2 की वैल्यू बतानी है ना। और ये कह रहा है कि मीडियम 1 में और मीडियम 2 में लाइट की स्पीड आपको दे रखी है। तो पहले मीडियम में लाइट की स्पीड क्या दे रखी है, 2.5 गुणा 10⁸ मीटर/सेकंड, और v2 लिख रखा है 2 गुणा 10⁸मीटर/सेकंड। तो ठीक, तो पहले मीडियम में लाइट की स्पीड दे रखी है, दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड दे रखी है। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो, कि स्पीड जो होती है ना वो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती है। यानी जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम उसमें स्पीड ज्यादा आएगी, जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें स्पीड कम आएगी। यानी ऊपर नीचे लिखे हैं। यानी अगर आपको n1/n2 चाहिए तो इसका मतलब है कि n1/n2 किसके बराबर होगा, v2/v1 के बराबर होगा। तो v2 की वैल्यू कितनी है, 2 गुणा 10⁸ मीटर/सेकंड की, और v1 की कितनी है, 2.5 गुणा 10⁸ के। ये कट जाएंगे यहाँ पे, तो सोल्व करेंगे तो 2/2.5 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। जो डी बता रहे हैं सबका गलत है ये। शेखर कह रहे हैं 9th का डी है। वी नो इफ यू आर फ्री मॉक टेस्ट फॉर, क्या लिख रहा है भाई ये बच्चा ये? अब पूरा बोर्ड डी भरने देने से ठीक डी ठीक नहीं हो जाएगा, है ना। अब देखो कितनी बेइज्जती वाली बात हो जाए, कितनी बेइज्जती हो जाती है ना ऐसे में। अब पूरा का पूरा कमेंट बॉक्स भर दे रहे हो, डी 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 लिख रहे हो, और आंसर भी निकल जाए। चुपचाप हल्का से डी लिख दिया करो तो बेइज्जती कम हो, है ना। पूरा भर दे रहा डी डी लिख के। अब यहां से ब्लॉक कर दूंगा, फिर रोता फिरेगा, है ना। भाई बाकी बच्चों का नंबर आने दो। एक ही बच्चा 500 कमेंट कर देगा तो हम किसी और का कमेंट पढ़ ही नहीं पाएंगे। थोड़ा सा सभ्य तरीके से अपनाओ। और उसका ये तो चलो सही भी दो तो भी समझ में आए कि चलो सही आंसर दे रहे हैं, आंसर भी गलत आ रहा है, 50 बार कमेंट भी कर रहे हैं। अब थोड़ा जाओ चुल्लू भर पानी लो और मुंह पे छपका मारो, नींद से उठो।
भाई आपसे क्या कहा उसने, आपको बताना रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो आपको जिस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, आपको 5 क्वेश्चन कराए मैंने अभी, कि जिसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है उसका ऊपर लिखते हैं, जिसके सापेक्ष बताना उसका लिखते हैं नीचे, यानी n1/n2 की वैल्यू चाहिए। लेकिन हमें दे क्या रखा उसने कि पहले मीडियम में साहब स्पीड ये है, दूसरे मीडियम में ये, स्पीड देकर आपसे पूछ रहा है। अब दूसरा यहां पे देखना कि जो हमें पता है कि किसी भी मीडियम में जो स्पीड होती है वो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत कर्मानुपाती है, यानी v और n आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर v और n ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, तो अगर मुझे चाहिए n1/n2, अगर मैंने n1 लिखा है ऊपर तो v1 आएगा नीचे, n2 लिखा नीचे तो v2 आएगा ऊपर, यानी कि n1/n2 v2/v1 के बराबर है। तो दूसरे मीडियम में स्पीड कितने ऊपर लिखेंगे, पहले वाले में नीचे लिखेंगे। एक और आ गया सत्यम पटेल। अच्छा, एक ज्ञानी बच्चे तो बहुत होते हैं क्लास में, उन्हें ज्ञान भी देना होता है ना। क्या होता है हम गांव मोहल्ले में जहां पे रहते हैं, एक आध बच्चा होता है थोड़ा तेज तराक सा होता है, सब कह देते हैं भाई तो बड़ा तेज है ना, बोलने में बहुत तेज है। तो ऐसे बच्चों को लगता है कि यार मैं पीछे कैसे रह जाऊं, तो सत्यम पटेल ऐसे फिर उन्हें ज्ञान भी देना होता है। पता भी तो चले ना चार लोगों को कि गांव के मुझे तेज समझ रहे हैं कि और भी समझे। आप देखो तुम समझ रहे होंगे, जब डेली जब यहाँ पे प्राइवेट चैट चलती है तो टीचर इरिटेट क्यों होते हैं, ऐसी बकवास चल रही होती है। आज तो तुम चलो देख पा रहे हो, ये रोज का काम है ये। अच्छा, हमें लगता है कि चलो भाई किसी का कोई सीरियस कमेंट आया, हम देखने बैठते हैं, वहां पे अलग ही कहानी चल रही होती है। खैर चलो, अरे अरे कहाँ होंगे, कहाँ होंगे। अब यहाँ पे एक हम छोटा सा एक फॉर्मूला लिखेंगे लास्ट में, आज की क्लास के आखिरी फॉर्मूला है, इसे लिखेंगे हम। पूरा गंदा गंदा हो गया यार, ये तो पसीने चिपक गया हाथ में। मजा आ गया। अरे यादव जी कहाँ गए, ये डी डी लिख रहे थे, 1000 बार डी लिखने के बाद गलत हो गया, उसके बाद नहीं आया इनका डी दोबारा। चलो एक क्वेश्चन देख देते हैं, उसका आंसर डी होगा, है ना। भाई का ठीक होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाना बहुत जरूरी है। चलो एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं इससे, हम किस ग्रह पर रहते हैं। एक आंसर है हमारा जुपिटर, एक आंसर हमारा मार्स मंगल ग्रह, है ना, मार्स ही बनेगी स्पेलिंग जो भी बनेगी, एक मरकरी बुध ग्रह और एक अर्थ। तो हम किस प्लेनेट पे रहते हैं ये आपको बताना है, हम किस प्लेनेट पे किस ग्रह पे रहते हैं। ऑप्शन है बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह और पृथ्वी ग्रह। तब तक ये यादव जी अपना कमेंट करेंगे 500 बार, बाकी बच्चे यहां देखना, ठीक है। अब लिखेंगे हम स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, इसे हम लिखते हैं v से। देखो वैक्यूम में स्पीड की लीड तो सब तुम भी इसके जैसे ही हो, तुम भी डीडी लिखना शुरू कर रहे हो। अरे तुम्हारे लिए नहीं था क्वेश्चन ये केवल हमारे प्रिय स्टूडेंट के लिए, छात्र के लिए था ये, बाकी के लिए तुम फर्जी लिख रहे हो। तुम क्यों लिख रहे हो, तुम्हारे सामने क्वेश्चन पूछा ही नहीं, तुम सबका गलत है। डी केवल एक ही बच्चे का सही माना जाएगा क्लास में। अच्छा देखो, लाइट की स्पीड हम बतानी मीडियम में। अच्छा, लाइट की स्पीड वैक्यूम में आए तो 5वीं क्लास का बच्चा भी लिख के आ जाएगा 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। पर लाइट की स्पीड किसी मीडियम में पूछ ले, कांच में बताओ, पानी बताओ, डायमंड बताओ, फलाने बताओ, ढिगाने बताओ, कैसे बताएंगे, ठीक है, ठीक है। अब किसी मीडियम में अगर आपको लाइट की स्पीड निकालनी हो तो एक काम करना, लाइट की बेटा स्पीड जितनी वैक्यूम में है ना, वैक्यूम में लाइट की स्पीड को हम क्या लिखते हैं, सी से। तो अगर आपको किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड बतानी हो, हवा, पानी, कांच, जिसमें भी मन करे, जिसमें भी पेपर में पूछ ले आप निकाल सकते हो। जिस मीडियम में आपको लाइट की स्पीड निकालनी है, आपको बस करना क्या है, सी की वैल्यू को आपको रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग करना है। किसके रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड पूछेगा उसी मीडियम के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से सी की वैल्यू को भाग कर देंगे। अगर पेपर में कह दे मेरे से कि जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, तो लाइट की स्पीड चाहिए वाटर में, तो वाटर के ही रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग कर देंगे सी की वैल्यू को। मेरे से पेपर में कह दे कि प्रकाश की चाल आपको निकालनी है कांच में, ग्लास में,
तो ग्लास के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से भाग कर देंगे सी की वैल्यू को। सी की वैल्यू फिक्स है 3 गुणा 10 की पावर 8। आपसे कह दे कि लाइट की स्पीड बताओ डायमंड में, तो डायमंड के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से भाग कर देंगे सी की वैल्यू को। 2 क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ताकि हमें पता चल जाए कि हम बोल कर रहे हैं क्लास में और तुम्हें पता चल जाए कि करना कैसे है। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन हमारे सामने है ये, अच्छा पहले आंसर बाद में बताना, पहले मुझे बताओ कि इन चारों में से क्वेश्चन पढ़ने के बाद बिना पेन चलाए कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता। अच्छा डी के बदले 4 कर दिया, अरे यार गड़बड़ होगी, शिट। अभी आंसर नहीं आया उस बच्चे का, हमने 1 2 3 4 कर दिया। कोई नहीं, 1 2 3 4 को ABCD समझना था आपको। कहां गया, कहां पे हमारे से अपराध हो गया ये। इस अपराध की सजा मिलनी चाहिए हमें भी, कि नहीं। कहां गया, इतना बढ़िया बनाया था हमने भी। चलो अब छोड़ो, उसे ABCD मान लिया जाए 1 2 3 4 की जगह। कह रहा है कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास का है 1.5, फिशपाल जाट कह रहे हैं ईच, पता नहीं क्या लिखा है, स्नेहा सरकार, मनोज पोलाई, हुसैन गंगेश। हाँ ए नहीं हो सकता ना। देखो आपको उसने कहा कि भाई रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का, कांच का, ग्लास का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है 1.5। बहुत बढ़िया है जी, अच्छी बात है। आपको स्पीड बतानी लाइट की ग्लास में, ग्लास में आपको लाइट की स्पीड बतानी है। एयर में दे रखी है, एयर में या वैक्यूम को में लाइट की स्पीड होती है सी। ये अब मुझे अच्छी बताओ, आपको मैंने क्लास में बताया था कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है निर्वात में, वैक्यूम में कितनी होती है 3 गुणा 10 की पावर 8। एयर में भी हम यही लेते हैं। तो बेटा लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है 3 गुणा 10 की पावर 8। तो ये तो आंसर 4 गुणा 10 की पावर 8 है। ये सेकंड लिखा है बेटा हर जगह, सेकंड है ये। तो यानी कि ये तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। जब भी पेपर में आपसे प्रकाश की चाल पूछे, समझ जाना कि इस नंबर से बड़ी स्पीड संभव ही नहीं है। अधिकतम संभव चाल कितनी है 3 गुणा 10 की पावर 8। यानी ये तो आंसर है ही नहीं किसी भी हालत में। तो पहले कई बार थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखेंगे हम। कई बार मान लो कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें पूरा कॉन्सेप्ट आता है, हमने कैलकुलेशन गलत कर दी और हमारा ऐसा आंसर आ जाए जो 3 गुणा 10 की पावर 8 से बड़ा हो, तो दोबारा रीचेक करो यार कहां गलती होगी। ये तो महापाप हो गया, जैसे मेरे से हो गया था आज क्लास में आते ही, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, तो आपको लाइट की स्पीड चाहिए ग्लास में। तो मैंने कहा था कि जिस मीडियम में लाइट की स्पीड चाहिए, सी की वैल्यू को उसी के ही रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से भाग कर देना। भाई ये फॉर्मूला पढ़ाया ना मैं आपको भी, V=C/N। तो लाइट की स्पीड चाहिए ग्लास में, तो ग्लास के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से भाग कर देंगे। तो सी की वैल्यू कितनी है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ग्लास का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा है, देखो न्यूमेरिकल में जनरली आपको दे देगा वो। 1.5 भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 गुणा 10 की पावर 8। तब आपका जिस मीडियम में मन करे आप उस मीडियम में लाइट की स्पीड निकाल सकते हैं। निकाल लोगे? तो ऐसा आप इजीली कर सकते हैं। दूसरा चलो आज फिर इतना ही रखते हैं ना। एक आपको मैं होमवर्क दे देता हूं, ये कर लेना आप, ठीक है। बाकी मंडे को मिलेंगे, आज तो समय भी नहीं बचा यार, है ना। आज क्लास में मजा आ गया। आज कल क्लास में कमेंट जा रहे थे ना बीच में, फिर मजा नहीं आता। पर ऐसे भी ना चले, यूट्यूब भी ना बन जाए। प्रिया यादव, शेखर यादव, अमित कुमार, मनोज पलोई, ये बच्चे हमें लगातार आंसर दे रहे हैं। सर जी हम जा रहे हैं, जाओ भाई, ठीक है बाय। हम भी जा रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। मिलते हैं मंडे को।